वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास की महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए तृतीय सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं होंगे, यानी कि द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर या सेकेंड ईयर बीए का थर्ड सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं, उनको हिस्ट्री के अंतर्गत, अगर आपका केवल हिस्ट्री है तो आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या जानना होता है भाई, 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी के इतिहास के बारे में हमको मोटी मोटा जानकारी ग्रहण करनी होती है। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग इसको चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए या इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। और महासंग्राम वीडियो और इसके अलावा मॉडल पेपर, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन इतिहास यानी कि केवल इतिहास, एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास का दूसरा होता है सिलेबस, और ये है मध्यकालीन इतिहास का। तो आपका अगर मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास है तो यही आपको पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1950। 1757 ईस्वी में होता क्या है, आप देखते हैं मुगल एम्पायर जो होता है एकदम से ढह सा जाता है। मुगल एम्पायर की जो वास्तविक सत्ता होती है यहीं से ख़त्म होने प्रारंभ हो जाती है। मुगल एम्पायर में 1707 ईस्वी में आप देखते हैं देहांत हो जाता है, मृत्यु मतलब कि मारा जाता है कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में आपको बता दूं, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद से मुगल एम्पायर एकदम से लड़खड़ा जाता है। और आप देखते हैं उसी समय विदेशी कंपनियों का आगमन भी भारत में हो रहा था लगातार। और आप देखेंगे कि 1757 में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और इसी प्लासी के युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की एक बढ़िया विजय होती है। और अंग्रेजों को लगने लगता है कि भाई अब यहाँ से हमारा उपनिवेश जो वाला चंगुल है वो भारतीय चीज़ों को जकड़ेगा या भारतीय जो है क्षेत्रों को जकड़ करके अपने चंगुल में रखेगा। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे 1757वां समय काल है कि ये भारतीय इतिहास में एक नई सत्ता या एक नई विदेशी आक्रांता आप मान सकते हो। जैसे इंग्लैंड की कंपनी जो है ये भी विदेशी आक्रांता, जिस प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार की कंपनियां आई, चाहे तमाम प्रकार के जो है अटैकर्स आए, आक्रांता आए भारत पर, उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद में यहाँ पर शासन किया, यहाँ भारतीय धन को लूटा, भारतीय खजाने को खाली किया। सेम वैसा काम अंग्रेजों ने भी किया। तो 1757 ईस्वी में एक प्रकार से मुख्य रूप से भारत जो होता है वो अंग्रेजों के चंगुल में आता है। और उसके बाद में 1950 में जो होता है भारतीय गणतंत्र यानी भारतीय संविधान लागू होने तक के इतिहास के बारे में हमको जानना है। बी तृतीय वर्ष में या तृतीय सेमेस्टर में यानी कि सेकंड ईयर में हमको यही पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताएं। डेनिश कंपनी जो है उसकी स्थापना भारत में कैसे हुई, इसके बारे में बताएं, ठीक है। डेनिश कंपनी के बारे में आप बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो 1616 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चात डेनिश भारत में आते हैं। 1616 ईस्वी में आप देखते हैं भारत में कोठी स्थापित हो जाती है अंग्रेजों की, और उसके बाद में डेनिश भारत में आते हैं। 1620 ईस्वी में ट्रैंक्यूबर यानी तंजौर जिलों में, तंजौर जिला है, उसी तंजौर जिले में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी। किसने? डेनिश लोगों ने। 1600 और कब स्थापित करी? 1620 में स्थापित करी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो ये तमाम प्रकार के फैक्ट जो आप जान रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी डेनिस ने? 1620 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित करी? ट्रैंक्यूबर में स्थापित करी यानी तंजौर जिले में, ठीक है। और इसके अलावा 1676 ईस्वी में सीरमपुर यानी बंगाल में दूसरी फैक्ट्री डेनिसों की स्थापित की जाती है। और समय बीतता है यानी कालांतर में डेनिस कंपनी जो है भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी, और दूसरी ओर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लगातार भारत में चल रहे थे। यहाँ तक कि भारत में ही नहीं बल्कि आप देखेंगे यूरोप के बीच में भी जो फ्रांसीसी मतलब फ्रांस देश है और जो अंग्रेज मतलब कि जो इंग्लैंड देश है वहाँ पर भी द्वंद्व चल रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं पे यूरोप में भी बिगड़ते नजर आ रहे थे। और इन्हीं संबंधों को बिगड़ते हुए देखते हुए जो फ्रांसीसी कंपनी थी भारत में और जो अंग्रेजी कंपनी थी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो एक प्रकार से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच में भी विवाद शुरू होने लगा और यहाँ पर भी वही विवाद आगे बढ़ने लगा। ऐसे में जो डेनिस कंपनी थी उसने देखा कि भाई यहाँ पर तो संभावनाएं लग नहीं रही कि हमारा विकास होगा, तो यहाँ विकास की अधिक संभावनाएं नहीं लग रही थी डेनिस को, ठीक है। इसीलिए डेनिस कंपनी ने क्या किया,
1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति किसको बेच दी भाई? अंग्रेजों से डेनिश का थोड़ा संबंध ठीक ठाक था, तो अंग्रेजों को यहाँ से संपत्ति अपनी बेच करके और डेनिश लोग फाइनली 1845 ईस्वी में भारत खाली कर देते हैं और भारत से चले जाते हैं। तो ये थे डेनिश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये लोग भारत में ध्यान नहीं दे पाए और आप देखते हैं भारत में ये लोग जब ध्यान नहीं दे पाते हैं उसके बाद में ये लोग क्या कर जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से बोले तो अंग्रेजों को अपनी सारी संपत्ति, सारा जो दोनों फैक्ट्रियाँ थी 1620 में जो तंजौर में स्थापित करी थी पहली फैक्ट्री, 1676 में जो सीरम पुरानी बंगाल में स्थापित करी थी दूसरी फैक्ट्री, दोनों फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके 1845 में यहाँ से वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये थी भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना, या उसके बारे में कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए। देखिए भारत में बहुत सारे जो है उपनिवेश आते रहे, चाहे डच की बात करें, चाहे एक प्रकार से डेनिश की बात करें, चाहे आप इंग्लैंड की कंपनी की बात करेंगे, चाहे आप फ्रांस की कंपनी की बात करेंगे, ये सभी लोग भारत में आवास आप देखते हैं जो है आप देखेंगे चाहे पुर्तगाली आए भारत में। ठीक है, तो आप देखते हैं पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता से डच, फ्रेंच, अंग्रेजों के भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। सबसे पहले डच आते हैं, मतलब वो आते हैं भारत में, पुर्तगाली लोग आते हैं। ठीक है, उसके बाद में डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अंग्रेज आते हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपने अपने हिसाब से मतलब आते हैं भारत में और अपने अपने हिसाब से फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं अलग अलग जगहों पर, और उन पर जो है, चूँकि फैक्ट्री का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई अगर कोई कंपनी भारत में आती है तो वैसे कंपनी आती थी, कोई देश का पूरा प्रतिनिधि या पूरा देश नहीं आता था। एक कंपनी आती है, वही कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर रह करके और उसके बाद में यहाँ पर सेना बनाना शुरू कर देती है। यहाँ के राजाओं के बीच या राजाओं के बीच में एक प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति अपनाती है, और यहाँ पर अच्छे तरीके से वो उनकी नीतियाँ जो होती हैं वो सफल होती हैं, और जब उनकी नीतियाँ सफल होती तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद की अगर बात की जाए तो किसी समृद्ध और शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है या समृद्ध राष्ट्र होता है, देश होता है, उसके द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल परंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, यानी ऐसे देश जो कि निर्बल हैं, शक्ति में लड़ने के काबिल नहीं हैं और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है राष्ट्र, और उनके विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग कर लेते हैं। जो बली या शक्तिशाली या समृद्ध राष्ट्र होते हैं वो निर्बल राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं, उनकी शक्तियों पर, उनके संसाधनों पर बल के कारण से, चूंकि उनके पास बल है और इस कारण से वो उन पर प्रभुत्व कर लेते हैं और उन शक्तियों का प्रयोग, उन संसाधनों का प्रयोग खुद करते हैं। तो यही होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। वस्तुतः किसी शक्तिशाली राजा मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा निहित स्वार्थ बस मतलब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपने फायदे को साधने के लिए क्या करता है, किसी निर्बल राष्ट्र या किसी निर्बल देश के शोषण को एक प्रकार से मतलब शोषण को ही उपनिवेशवाद, या हम एक प्रकार से उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। कोई मिलाकर के यही कोई सबल देश है, तो इंग्लैंड उस समय सबल था, फ्रांस सबल था, तो ये लोग अलग अलग राज्यों में जो देश ऐसे थे जो कि अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा वहाँ की जनता में एकता नहीं थी, मतलब वहाँ के जो है जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। वहाँ के राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे और इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाया भारत में भी इन कंपनियों ने। और भारत में आप देखते हैं वस्तुतः एक तिकड़ी आप देखते हैं चलती है, चाहे अंग्रेजों और फ्रांस के बीच के युद्ध की बात हो, चाहे अंग्रेजों और भारतीय राजाओं के बीच के युद्ध की बात हो। आप देखते हैं अंग्रेज लोग क्या करते थे, फ्रांस को यहाँ से भगाने का काम, सबसे पहले वो यहाँ पर फ्रांस की कंपनी के पीछे पड़े और फ्रांस की कंपनी को यहाँ से भगाया, और फ्रांस को जब यहाँ से भगा लिए फिर उसके बाद में वो राजाओं, जो भारत के राजा थे, उन पर एक प्रकार से अपना निशाना साधा और उसके बाद में यहाँ से उन राजाओं पर एक प्रकार से क्या किया, उन राजाओं को यहाँ से मतलब कि हराने का काम किया, उनको मिलाने का काम किया। एक राजा का पक्ष देते थे और दूसरे का विरोध करते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपनी स्वार्थ को यहाँ पर किया और मतलब स्वार्थ के कारण से इन्होंने ऐसा किया। तो यही उपनिवेशवाद होता है। तीसरा प्रश्न है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घटना जो है ये एक प्रकार से बड़ी वैसी घटना मानी जाती है, और बंगाल विभाजन की अगर बात की जाए तो बंगाल विभाजन एक प्रकार से ये बहुत ही एक वो था कि भाई बंगाल का विभाजन कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम की एकता को यही बंगाल विभाजन से खंडित करने का प्रयास था अंग्रेजों का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता उस समय अपने चरम पर थी। लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया और वहाँ की जनता में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देखा, और ऐसा देख करके बंगाल के विभाजन की योजना बनाता है लॉर्ड कर्जन।
और इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया था कि वहाँ के मुसलमानों को समझाया जाए। और इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना, साथ ही बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी जो भावनाएं थीं उनको रोकना। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस योजना को लागू कर दिया गया और इस विभाजन का विरोध हुआ तो 1911 ईस्वी में यह विभाजन वापस ले लिया जाता है। 1905 में भारत विभाजन का जो एक प्रकार से योजना लागू की जाती है और जब 1911 में आप देखते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, फिर उसके बाद में यहीं पर बंगाल विभाजन वापस ले लिया जाता है। चूँकि आप देखते हैं कि विरोध होता है बंगाल विभाजन का, बड़ा विरोध होता है, बहुत बड़ा विरोध होता है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में बंगाल में मनाया जाता है, मतलब बनाया गया था उस समय, ठीक है, जब ये किया गया था। तो ये बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बातें थी आपको जाननी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मतलब सॉरी चौथा नंबर प्रश्न है 1919 का अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें कुछ अच्छे प्रावधान किए गए। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की अगर बात की जाए तो 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है उसकी स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रणाली जो भारत में आती है वो एक प्रकार से अब केंद्र और राज्य दोनों में आप देखते हैं शासन की बात यहाँ पर की जाने लगी, ठीक है। और आप देखते जो 1919 का अधिनियम है, 1919 के अधिनियम में ही द्वैध शासन प्रणाली जो है लागू करी गई, ठीक है। और इसके साथ ही आंशिक उत्तरदायित्व तथा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा भी इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। अनेक उदारवादी कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रथम विश्व युद्ध में सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में जो कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने साथ दिया था, किसका, ब्रिटेन का साथ दिया था, इंग्लैंड का साथ दिया था। चूँकि इंग्लैंड जो थी वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था इंग्लैंड ने, भारत ने किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन भारत में चूंकि उस समय शासन कौन कर रहा था, इंग्लैंड कर रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो भारतीय जनता थी उसने मदद की, किसकी किसकी मदद करी भैया, इंग्लैंड की मदद करी। चूँकि इंग्लैंड के ही लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे और शासन सत्ता इंग्लैंड के हाथों में थी और यहाँ के जो भारतीय सैनिक थे वो लोग लड़ने गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो इसीलिए एक प्रकार से जब कांग्रेस के नेताओं ने ऑर्डर दिया था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में हमारे जो सैनिक होंगे भाग लेंगे, हमारे पुलिस अधिकारी जो होंगे भाग लेंगे, तो ऐसे में उन लोगों ने सोचा, कांग्रेस के नेताओं ने, कि भाई इसी का परिणाम मिला है कि हमको द्वैध शासन की बात यहाँ पर करी गई भारत में और सरकार का साथ देने का पुरस्कार माना और उससे असंतुष्ट हुए। और किंतु कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इसको अपर्याप्त, निराशाजनक और कूटनीतिपूर्ण ही बताया। कुछ ने इसका समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस में तथा हिंदू मुसलमानों में फूट डालने का भी प्रयास किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये भी अधिनियम कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसका भी विरोध होता है। उसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या है भाई, मुस्लिम लीग के बारे में बताएं। मुस्लिम लीग की बात की जाए तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बरक उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। आगा खां और ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क, इन दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। इसमें मुस्लिम जमींदार और उच्च वर्ग का ही सहयोग रहा मुसलमानों का, और मुस्लिम अधिकारों की सुरक्षा करना और अपने अधिकारों की सुरक्षा, मतलब अधिकार सुरक्षित या अधिकारों को सुरक्षित रखना मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य था। तो ये मुसलमानों का एक संगठन था मुस्लिम लीग। जैसे कांग्रेस जो थी वो पूरे भारत को लीड कर रही थी, लेकिन मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम लोगों ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना करी। और आप देखते यहीं से अंग्रेजों को ये भी लगने लगता है कि भाई हिंदू मुसलमानों में एकता नहीं, चूँकि आप देख रहे हैं कई प्रकार की पार्टियां बन रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, कई सारी चीज़ें आती है और मुस्लिम लोग जो है, मतलब वो अंग्रेज लोग यही फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और यही फ़ायदा उठा करके वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, सांप्रदायवाद फैलाते हैं। सांप्रदायिकता उन्हीं लोगों की देन है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो ये एक प्रकार से कृषि से रिलेटेड है और इसके अंतर्गत भू राजस्व प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर निर्धारित किया गया, ठीक है। और इसमें गांव का मुखिया या भूपति गांव के सभी कृषकों से भू राजस्व की निर्धारित रकम वसूल करके कोष में जमा कराता था। समस्त महाल ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा करने हेतु उत्तरदायी थे।
मतलब कि ये प्रथा क्या करी गई कि मतलब प्रति खेत के स्थान पर प्रति ग्राम या प्रति जागीर कर दी गई। मतलब एक जागीर मान लेते हैं, उसमें 100 बीघे खेत आती हैं। अब उस 100 बीघे में एक जागीर बना, एक जमींदार होता था, तो उसी जमींदार से टैक्स लेते थे अंग्रेज के अधिकारी। अब वो जमींदार कैसे टैक्स लेता था, क्योंकि जमींदार जो होता था वो भारतीय होता था। अब ये देखिए उनकी चाल कैसी थी, क्या होती थी कि भाई जमींदार भारतीय है। अब उसी जमींदार के अंडर में 100 बीघे खेत को मान लेते हैं 15 किसानों ने मिलकर के बोया है, 20 किसान है, 25 किसान है, 4-4 बीघे सभी को मिला। अब 4-4 बीघे में खेती कर रहे हैं। तो अब ये जो भारतीय जो मतलब कि वो होगा, मतलब कि क्या होगा, जागीरदार होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इन सभी 25 लोगों से क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। तो अब भारतीय लोग ही आकर के टैक्स लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि भाई अब लोग टैक्स दे भी देते हैं, चूंकि भारतीय लोग मांग रहे हैं। और ऐसे में क्या किया जा रहा है कि भाई भारत मतलब इमोशनल टाइप का अत्याचार, एक प्रकार से बोले तो ऐसा किया जा रहा है कि महाल वाली व्यवस्था में क्या किया गया कि पहले जहां पर प्रति लोगों से जो है अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट कर वसूला करते थे, अब प्रति ग्राम या प्रति जागीर के आधार पर मतलब एक गांव में एक टैक्स मतलब कि वसूलने वाला व्यक्ति होगा, और इस तरीके से वो टैक्स जो होगा अंग्रेजों को देगा। तो ये था एक प्रकार से भू राजस्व की निर्धारित रकम वसूल करने की नीति जो बनाई थी महाल वाली व्यवस्था के अंतर्गत। समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से राजस्व जमा कराने हेतु उत्तरदायी थे। यह प्रथा 1801 ईस्वी में अवध के क्षेत्र में और 1803 या 4 ईस्वी में आप देखते हैं मराठा क्षेत्रों में ये महाल वाली व्यवस्था जो लागू की गई टैक्स वाली, वो लागू करी गई। ठीक है, अवध अवध में कब, 1801 में, 1803 या 4 में मराठा क्षेत्रों में मतलब कि ये व्यवस्था लागू की गई। आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में कुछ बताएं। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, तो यह व्यवस्था प्रमुख रूप से मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसियों में कैंटन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भी व्यवस्था भूस्वामी मतलब कि भू राजस्व को लेकर के ही है। जैसे रैयतवाड़ी और ये महालवाड़ी व्यवस्था एक ही जैसे लगभग मतलब एक ही चीज मतलब आधारित है। और आप देखते हैं ये किसके निर्देशन में हुई, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में कैंटन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ होती है व्यवस्था। और इस व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूमि स्वामी मान करके उसके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर काबुलियत पर हस्ताक्षर करा लिए गए। मतलब जो भूमि के मतलब भूमि पर खेती करने वाले लोग हैं, उन्हीं को स्वामी स्वामी मान करके उन्हीं से टैक्स लेने की बात की गई। यहाँ किसानों ने 1/2 कर प्रदान करने की स्वीकृति दी। 1/2 मतलब आधा टैक्स देते थे। या किसान मतलब फसल का एक प्रकार से जो प्राप्त होता था 1/2 उसका टैक्स लग जाता था। या किसान और सरकारी कोष में सीधा समझौता था। ये व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू करी गई। महालवाड़ी व्यवस्था के बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था आई। क्लियर, आगे देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में बताएं। भारतीय पुनर्जागरण क्या है, या भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो आप देखते हैं भारत में बहुत सारी चीज़ें जो है नई हुई। पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम होता है। इनलाइटमेंट या पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो एक समय ऐसा आता है कि बीच में क्या होता है कि भाई कुछ दिनों तक जो विकास होता है समाज का धीरे धीरे चलता है, फिर एक बैग में क्या होता है, समाज का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और समाज एक नई विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता है। पुनर्जागरण को पुनरुद्धार, बौद्धिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आप देखेंगे 19वीं सदी जो रही है वो अत्यंत महत्वपूर्ण सदी रही है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है इस सदी को। और इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन होता है, नवजागरण हमारे समक्ष आता है, नवजागरण का प्रादुर्भाव होता है भारतीय इतिहास में, जिसे भारतीय पुनरुद्धार अथवा पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। और आप देखते हैं 18वीं शताब्दी मतलब 19वीं शताब्दी में ही आप देखते हैं 1800 के बाद में आप देखते हैं जब पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ, राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर और आर्य समाज के संस्थापक आप देखते हैं, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना होती है, ठीक है। और एक प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती और इसके बाद में तमाम लोग आते हैं, दयानंद सरस्वती से लेकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती, स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक सुधारक थे, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के ये सब लोग जो थे क्या कर रहे थे, सामाजिक सुधार कर रहे थे, समाज में अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे, मतलब कि समाज को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं एक नई विचारधारा, नई चीज़ों के बारे में जो है अवगत करवा रहे थे नई जानकारी से। तो वही पुनर्जागरण का एक प्रकार से आधार बनती है। 9वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण काल में भारतीय मनीषियों की क्या भूमिका रही है, बताएं।
तो भारतीय मनीषी खास करके पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने सरलीकृत कर इन पहलुओं से भारतीयों को परिचित करवाया। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और यम जी रानाडे, स्वामी विवेकानंद जी, इन सभी लोगों के प्रयत्नों से भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना जागृत हुई और इस तरह भारत में तेजी से पुनर्जागरण का जो है आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से पुनर्जागरण में एक प्रकार से आप देखते हैं राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो आप देखते हैं 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ये। और उसके बाद में जो उस समय की भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों को दूर किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, ये सभी को ख़त्म करवाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय जो थे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत के गवर्नर थे और उन्हीं के नेतृत्व में उनका सहयोग करके विवाह मतलब विधवा विवाह से लेकर के सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, इन सभी को बंद करवाया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन भी दिया इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं इन्होंने कई सारे काम किए। ये कर्म फल में विश्वास रखते थे ब्रह्म समाज के लोग, जीवात्मा अमर है, सत्य की खोज में विश्वास, तमाम प्रकार मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, छुआछूत समाप्त होना चाहिए इसको कहा, ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें। इसके बाद में आप देखते हैं आर्य समाज में आप देखते हैं दयानंद सरस्वती ने अलग अलग काम किए। ईश्वर एक है उन्होंने कहा, ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही। वेद वाक्य ईश्वर वचन है, सत्य वचन है, वेद धर्म आगम के सिद्धांत को मानते हैं ये। इसके अलावा मोक्ष के अर्थ के बारे में बताते हैं कि आवागमन से मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है, मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव हो पाती है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और दयावान है, वह अजर अमर है और अजन्मा है, उसकी उपासना ही उचित है ईश्वर की। और इसके अलावा बताते हैं कि वेदों का अध्ययन, मनन और अनुशीलन ये श्रेयस्कर है क्योंकि वेद ही शिक्षा तथा ज्ञान के भंडार होते हैं। और तमाम प्रकार की चीज़ें उन्होंने बताई। समाज की उन्नति और उन्नति मतलब अपनी उन्नति और समाज की उन्नति दोनों को जानना चाहिए। इसके अलावा अविद्या का नाश और विद्या का प्रचार करना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, कार्य को औचित्य की कसौटी पर कसकर करना चाहिए। इसके अलावा समाज का उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करके मानव समाज का कल्याण करना चाहिए। तो इस तरीके से भारतीय समाज चाहे भारतीय समाज को चाहे ब्रह्म समाज की बात करें चाहे बात करें आर्य समाज की, दोनों ने बड़ा एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। भारतीय समाज को तमाम प्रकार की कुप्रथाओं से बचाया। और वहीं दयानंद सरस्वती से लेकर के राजा राम मोहन राय ने ही नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करके आप देखते हैं इनी बेसेंट, इन सभी लोगों ने भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी की बात करेंगे तो उन्होंने एक प्रकार से 19वीं सदी के एक महान सुधारक रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, धर्म के बड़े उपदेशक रहे हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराया स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार किया, हिंदू धर्म के मूल स्वरूप पर बल दिया, सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वासों का विरोध किया और एक स्वास्थ्य तथा प्रगतिशील समाज की रचना पर स्वामी जी बल देते हैं। कि विवेकानंद जी हिंदू धर्म और संस्कृति के गौरव से भारतवासियों को अवगत करवाया, भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न करवाई, ठीक है। ये तमाम प्रकार की बात उन्होंने जो है की और बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई उन्होंने, ठीक है। तो ये थे कुछ भारतीय समाज के बारे में जो मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर प्रश्न, प्रार्थना समाज के बारे में बताएं। तो ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा महाराष्ट्र में पड़ा, जिसके फलस्वरूप आप देखते हैं 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन जी के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रह्म समाज उससे पहले आ चुका था। इसके प्रमुख सदस्य थे न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे जी, सर RJ भंडारकर जी और नारायण चंद्रावकर कि चंद्रावरकर, ये लोग जो थे ये प्रार्थना समाज के संस्थापकों में से हैं। और इस जो है समाज का यानी प्रार्थना समाज के 5 उद्देश्य थे मुख्य रूप से। सबसे पहला उद्देश्य था, और ये महाराष्ट्र में एक समाज था, महाराष्ट्र में बनाया गया था। सबसे पहला उद्देश्य इसका था अछूत उद्धार को प्रोत्साहन देना, यानी कि अनटचबिलिटी को ख़त्म करना, छुआछूत को ख़त्म करना। जाति प्रथा का बहिष्कार करना दूसरा था। इसके अलावा तीसरा था स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, और इसके अलावा बाल विवाह का विरोध चौथा था। और इसी तरीके से आप और उस समय की जो बुराइयां थीं उन सभी को ख़त्म करने का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से इस समाज का उद्देश्य रहा, प्रार्थना समाज का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रार्थना समाज पर प्रभाव किसका पड़ा? ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्म समाज में आप देखते हैं कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया।
सत्य की खोज में विश्वास की गई, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब समाप्त किया गया। तो ये सब भी इसमें आपको दिखाने को मतलब कि देखने को मिलता है। अच्छा, आप देखते हैं ब्रह्म समाज के लोग ये भी मानते कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, मतलब ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं होता है, और अवतारवाद को ये लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, जैसे भगवान विष्णु के अवतार थे। अब देखिए केशव चंद्र सेन जो थे वो खास करके उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी। केशव चंद्र सेन जो थे वो 1867 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका 11वां प्रश्न है, बहाबी आंदोलन से क्या संबंध रखते हैं? बहाबी आंदोलन क्या है? बहाबी आंदोलन की बात करें तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में या प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल बहाब के नेतृत्व में बहाबी आंदोलन चलाया जाता है। और इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता, मनुष्य की समानता, इसके अलावा मतलब मनुष्य की समानता पर विशेष बल दिया गया। भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार जो हुआ वो राय बरेली के सैयद अहमद ने किया। और आंदोलन के इस आंदोलन ने कुरान का फारसी अनुवाद सुलभ करवाया। और इस तरीके से मतलब मुस्लिम धर्म को एक प्रकार से इस्लाम की पवित्रता और ईश्वर की एकता और मनुष्य की समानता पर बल दिया। बहावी आंदोलन के द्वारा अरबी निवासी थे अब्दुल बहाब, उन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग यानी लगभग आप मान लीजिए 1710 या एक प्रकार से हाँ इसके आसपास चलाया गया था बहावी आंदोलन। तो 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरबी ये बहावी आंदोलन चलाया गया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएं। चैतन्य महाप्रभु कौन थे भाई, फटाफट से आप बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1485 ईस्वी में। नदिया में एक ब्राह्मण परिवार था, उसी ब्राह्मण परिवार में चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म होता है। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, यानी घर को त्याग करके भगवान की भक्ति का आश्रय लिया। और एक कृष्ण भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। इन्होंने भी जातिवाद का खंडन किया। इनके शिष्य थे हरिदास जी जो अछूत थे, और बंगाल तथा बिहार में इनके उपदेशों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों ने, बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया शूद्र वर्ग पर, तो आप वहीं पर देखिए कि कुछ ऐसे ब्राह्मण भी रहे हैं जिन्होंने अत्याचार किया, तो कुछ ऐसे ब्राह्मण भी रहे हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो है छुआछूत का घोर विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया। मतलब वो लगातार विरोध कर रहे थे। आप देखें जितनी भी रचनाएं, जितनी भी बातें लिखी गई हैं अछूतोद्धार को लेकर के, आप देखें उन सभी बातों को किसने लिखा, ब्राह्मण ने लिखा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यानी ब्राह्मण कुछ लोगों को टारगेट करके या कुछ लोगों के करने से, गलत करने से पूरे समाज को आप किसी तरीके से टारगेट नहीं कर सकते। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे शूद्र समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो। जाति प्रथा की बात आप देखते हैं हर जगह पर यूज के लिए, जैसे राजनीतिक अगर मामले आ जाते हैं जाति में, या जाति को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगता है, तब उसमें दिक्कत होने लगती है। आगे देखें, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताएं। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप सभी लोग जानते हैं, स्थापना किसने करी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट की अगर बात की, अच्छा थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, ये थियोसॉफिकल जो शब्द है, थियोसॉफी शब्द जो बना है इसी से बना हुआ है थियोसॉफिकल। तो थियोसॉफी शब्द बना हुआ है थियोस और सोफिया से। थियो शब्द जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है, और सोफिया भी यूनानी ही भाषा का शब्द है। थियोस का मतलब होता है ईश्वर, और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि ईश्वरीय ज्ञान ही थियोसॉफिकल या थियोसॉफिया या थियोसॉफी का मतलब होता है, ईश्वरीय ज्ञान। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। वैसे तो 1882 ईस्वी में भारत में भारत के मद्रास प्रांत में अड्डियार नामक स्थान पर इस संस्था की शाखा स्थापित की जाती है। और आप देखते हैं 1886 या 82 ईस्वी, ठीक है, कहीं कहीं पर 86, कहीं कहीं पर 82 मिलता है। और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में इस सोसाइटी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप देखते हैं कि एनी बेसेंट जो थी वो हिंदू धर्म में से विशेष लगाव रखती थी, और हिंदुत्व के जागरण में और से ही विश्व का कल्याण होगा ऐसा मानती थी वो। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की श्रेष्ठता पर बल दिया, हिंदू धर्म एवं संस्कृति के गौरव पर प्रकाश डाला, हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न की, और उन्होंने अपनी धर्मों
मतलब अपने धर्मों की एकता पर बल दिया। सोसाइटी में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म का संगम देखने को मिलता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। सामाजिक क्षेत्र में सुधार करती हैं ये, शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार की बात करती हैं, कई प्रकार की चीज़ें बताती हैं। तो यहाँ पर देखें, वैसे 1882 नहीं, आप देखेंगे 1886 करेक्ट आंसर इसका हो सकता है। 1886 ईस्वी में मद्रास में डीआर नामक स्थान पर इसकी स्थापना मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लाउत्स्की और कर्नल स्टील जो है अल्काट के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। ठीक है। 1889 ईस्वी में मिसेज एनी बेसेंट का इस सोसाइटी का सहयोग प्राप्त हो जाता है, और वे एक आयरिश महिला थीं, एनी बेसेंट जी, और उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। और श्रीमती एनी बेसेंट ने बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने, मतलब उसके हिंदू धर्म इनको बड़ा प्रिय था। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, और हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म का समन्वय कर दिया इन्होंने। अहमदिया आंदोलन क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ होता है, अहमदिया आंदोलन का। मिर्जा मोहम्मद पाश्चात्य विचारधारा, थियोसॉफिकल दर्शन तथा हिंदुओं के सुधार आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। वे इस्लाम को सरल बनाने के पक्ष में थे, और इस आंदोलन से अंधविश्वासों का त्याग और गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश जो है वो दिया गया। तो ये था अहमदिया आंदोलन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बताएं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बड़े ही विद्वान आदमी थे, समाज सुधारक थे। आपका जन्म हुआ था 1828 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। आपकी गणना की बात की जाए, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की गणना महान समाज सुधारकों में करी जाती है। इन्होंने अपने सतत यानी लगातार प्रयासों के द्वारा 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह या कानून बनवाया। विधवा पुनर्विवाह मतलब कि पहले क्या होता था कि जब किसी जो है मतलब किसी का पति मर जाता था किसी औरत का, फिर उसके बाद में वो औरत विधवा हो जाती थी और उसके बाद में वो उसको शादी करने का अधिकार नहीं था, वो विधवा के रूप में पूरा जीवन यापन करती। या फिर जब सती प्रथा का विरोध हुआ, सती प्रथा खत्म हुई, उसके बाद में जब सती प्रथा में इंटरेस्ट नहीं रह गया, सती प्रथा का विरोध हुआ, सती प्रथा बंद हो गई, उसके बाद में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। तो विधवाओं की संख्या मतलब कि पहले जब पति मरता था तो महिलाएं जो होती थीं उसी के साथ चिता में कूद जाती थीं और अपनी जान दे देती थीं अपने पति के साथ। तो फिर क्या हुआ, इस पर जब रोक लगी तो ये खत्म हुआ सिस्टम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, चूंकि जब महिलाएं जब उनके साथ नहीं कूदेंगी आग में, तो फिर महिलाओं की संख्या यानी विधवाओं की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में विधवाओं की समस्या उत्पन्न हो गई, विधवाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। और विधवाओं को वैसे ही समाज आप देखते हैं पहले से मतलब गलत भावना से देखता है। अब विधवा का पति मर गया तो उसमें उस पत्नी का क्या दोष है, उस औरत का क्या दोष है, अब मुझे आप बताओ। लेकिन नहीं, समाज का नियम कि विधवा को अगर देख लेंगे तो बुरा होगा, भला होगा। अगर अभी भी आप देखते हैं गांव वगैरह में अगर कोई निकल रहा है विधवा सामने पर गई तो लोग कहते हैं, अशुभ मानते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप गांव वगैरह में अभी भी आप देख लीजिएगा, विधवा मिल जाए सामने, या अगर मान लेते हैं कोई मतलब अब उसको कहना उचित नहीं होगा, तो अलग अलग लोगों को लोग बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह की बात फिर उन्होंने करी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कि भाई विधवाओं मतलब एक पति अगर एक बार मर जाता है औरत का तो दोबारा औरत विवाह कर ले, इस बात को विधवा पुनर्विवाह इस बात के लिए विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाया इन्होंने। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न करवाया गया। और उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह पर का घोर विरोध किया, मतलब बाल विवाह का भी विरोध किया। बहुविवाह यानी कि कई विवाह आप नहीं कर सकते हैं, जब आपकी पत्नी का देहांत हो जाए तो आप दूसरा विवाह करें, या आपके पति का देहांत हो जाए तो आप दोबारा विवाह करें। बहुपद विवाह या बहुपत्नी विवाह का घोर विरोध किया। नारी शिक्षा का समर्थन किया। 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने करवाई। तो ये बड़े विद्वान आदमी थे और इस तरीके से इन्होंने समाज सुधार में बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताएं। बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। पहला था जन साधारण की शिक्षा, दूसरा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तीसरा है स्वावलंबी शिक्षा, चौथी है सामाजिक शिक्षा, पांचवी है शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, छठी है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए, सातवीं है शारीरिक श्रम का महत्व बताया गया बुनियादी शिक्षा में। बुनियादी शिक्षा की बात कौन करते हैं, तो ये करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों में बताते हैं कि भाई सबसे पहली बात तो जन साधारण की शिक्षा होती है, यानी कि जन साधारण की शिक्षा होती है ये। दूसरी बात निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा होती है। बुनियादी शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। स्वावलंबी बनाती है बच्चे को, स्वावलंबी बनाने वाली शिक्षा होनी चाहिए बुनियादी शिक्षा।
इसके अलावा सामाजिक शिक्षा भी उसमें दी जानी चाहिए, शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा यानी कि हाथकरघों की शिक्षा दी जानी चाहिए, हाथ से मतलब हाथ से चीज़ों को बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प के बारे में बताया जाना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब, ठीक है। शारीरिक श्रम का भी महत्व जो है बताना चाहिए बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। तो ये तमाम प्रकार के सिद्धांत है बुनियादी शिक्षा के, ध्यान रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के बारे में बताएं। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की अगर बात करें, सन 1937 ईस्वी में गांधी जी वर्धा में थे, जहां के मारवाड़ी हाई स्कूल की रजत जयंती का समारोह 22 और 23 अक्टूबर 1937 को होने वाला था। इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। और इसी सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन मतलब इसी आंदोलन को, इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। जो वर्धा में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसी सम्मेलन को कहा जाता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता करी थी या सभापतित्व की भूमिका निभाई थी किसने, महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की। इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है। इसी में बुनियादी शिक्षा की बात महात्मा गांधी जी ने करी थी। सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की बात करी यानी बुनियादी शिक्षा की बात करी और अपनी नवीन योजना प्रस्तुत करी बुनियादी शिक्षा की, ये बात ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है वुड का घोषणा पत्र बताएं। वुड के घोषणा पत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे। तो सन 1853 ईस्वी में कंपनी की आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह निश्चय करा कि भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य है और इस विचार से प्रेरित होकर के पार्लियामेंट ने एक जांच समिति की नियुक्ति करी और उसे भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने का आदेश दिया कि भारतीय शिक्षा के बारे में जानकारी ग्रहण करो, उसके बाद में फिर अपने सुझाव दो। इस समिति के सुझावों के आधार पर कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 ईस्वी को एक आदेश पत्र में अपनी भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाशन किया और इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड घोषणा पत्र इसको कहा जाने लगा। तो ये भारतीय शिक्षा को लेकर के एक कायदा, एक नियम बनाया गया था, वुड घोषणा पत्र वही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या है बताएं। तो भारत में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए बेसिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 7 साल से लेकर के 14 साल तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। भारत जैसे निर्धन और अशिक्षित देश के लिए यह उपयुक्त भी सिद्ध होती है। इसमें बालक विद्यालय में विभिन्न प्रयोजनों को करते हुए स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सीखेंगे। उनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित होंगी उन्हीं से उनका समस्त पढ़ाई का खर्च निकल आएगा और इस तरह बालकों के माता पिता उनकी पढ़ाई में खर्च करने से मुक्त हो रहेंगे। काका साहेब कालेलकर ने लिखा कि सार्वभौमिक अनिवार्य शिक्षा 7 से लेकर के 14 वर्ष तक देनी चाहिए। ये सार्वभौमिक शिक्षा यूनिवर्सल शिक्षा ये सभी को देनी चाहिए, निःशुल्क देनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बेसिक शिक्षा के कुछ मूलभूत सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अपव्यय और अवरोधन क्या है। अपव्यय और अवरोधन की अगर बात करें तो अपव्यय मतलब होता है, हार्टांग समिति के अनुसार अपव्यय से हमारा अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय में किसी भी कक्षा से हटा देना है या हटा लेना होता है। कि भाई अपव्यय का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई बच्चा एक प्रकार से मतलब उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है और बालक को विद्यालय से हटा लिया जाए, विद्यालय से निकलवा लिया जाए या छोड़ दे परीक्षा, मतलब कि वो पढ़ाई छोड़ दे, तो वो होता है अपव्यय। अवरोधन क्या होता है, अवरोधन से अभिप्राय होता है कि किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना। यानी कि जब बच्चा फेल हो जाता है और उसके बाद में जैसे कक्षा 4 में फेल हुआ तो उसको 5 में एडमिशन नहीं दिया जाता है, वो फिर से कक्षा 4 में ही पढ़ता है, तो ये होता है अवरोधन। तो इस कारण से क्या होता है कि जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो अवरोधन कर दे, मतलब वो छोड़ देते हैं कक्षा को, चूंकि वो उनको लगता है कि भाई फिर से कक्षा 4 में हमको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए वो पढ़ाई ही छोड़ देते थे। अपव्यय एक प्रकार से जब क्या होता है कि भाई किन्हीं कारणों के बस में क्या होता है जब बच्चा विद्यालय छोड़ देता है, तो ये 2 कारण थे, अपव्यय और अवरोधन, जो शिक्षा में मतलब प्राथमिक शिक्षा की रुकावटों में शामिल किए जाते हैं। तो हार्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन को प्राथमिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बताया और अंत में इसके निराकरण के लिए अपने सुझाव भी दिए थे इस समिति ने। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर टिप्पणी लिखिए।
तो अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण 1957 में किया गया और इसका उद्देश्य था कि 10 साल की अवधि में 6 साल से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उन तक सभी बच्चों को लिए मतलब प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की योजना बनाई गई थी। और इसके लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में पर्याप्त धन राशि भी व्यय करी गई थी। ये था अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1957 ईस्वी में, ये बात ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 22 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 22 नंबर आपसे प्रश्न कह रहा है भैया, क्या कह रहा है प्रश्न? बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है छनाई या निस्यंदन सिद्धांत क्या है, बताएं। तो निस्यंदन का अर्थ होता है छानना या मतलब कि छानना या छनना। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम व्यय करना चाहती थी और जितना ज़्यादा एक प्रकार से वो अंग्रेजों को ज़्यादा शिक्षा की बात करते थे, जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा की उतनी उचित व्यवस्था नहीं थी। तो उसी व्यवस्था को लेकर के छनाई या निस्यंदन के सिद्धांत को दिया गया। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए किया जाए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन करके क्या होगी, स्वयं ही जो छोटे जो है वो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, छोटे वर्ग के जो लोग हैं, उन व्यक्तियों तक वैसे पहुंच जाएगी छन करके। तो इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आर्थर में मतलब कि मैथ्यू ने लिखा कि शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके जनसाधारण तक पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। यानी सीधे सीधे अगर बात करूं मैं तो इसका मतलब ये है कि भाई शिक्षा, उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, उच्च वर्ग क्या होगा, उच्च वर्गों के संपर्क में जो निम्न वर्ग आएंगे वो धीरे धीरे उच्च वर्ग के संपर्क में आने से शिक्षा सीख लेंगे, जान पाएंगे। ठीक है, ये था निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका भारतीय अधिनियम 1909 के बारे में बताएं। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में कुछ बातें बताएं, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित करा और भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ, खूब विरोध हुआ, जम करके विरोध हुआ। इस एक्ट में पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई और वह किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी रॉलेट एक्ट के द्वारा। इसे 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के मतलब नाम से जाना जाता है और भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान करी और देशव्यापी हड़ताल हुई। किचलू, महात्मा गांधी ये सब गिरफ्तार कर लिए गए, अनेक व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया। गोलीकांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग करी और 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई। उसके बाद में फिर आप देखते हैं 1919 के जो कमियां रही हैं, उसके बाद में 1909 में जो कमियां रही उसको 1919 का अधिनियम आता है उसमें पूरा करा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 1909 ईस्वी में आप देखते हैं। अच्छा, मार्ले मिंटू सुधार भी बोलते हैं 1909 के अधिनियम को और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं 1919 के अधिनियम को। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, 1909 ईस्वी के अधिकांश प्रस्ताव जो थे मूल रूप से मार्ले के हैं और यद्यपि उसी की इच्छा के अनुसार मिंटो ने प्रस्ताव का श्रेय अपने ऊपर लिया और केवल मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और अधिक प्रतिनिधित्व तथा भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नियुक्त करना मौलिक रूप से मिंटो के प्रस्ताव ही थे। 1909 ईस्वी में पास किए गए जो सुधार अधिनियम है वो इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। ब्रह्म समाज के बारे में बताएं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपके पूछा सकता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या है, फटाफट से आप बताएंगे ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज सबसे पहले जानिए कि ये राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 20 अगस्त 1828 में करी थी। ठीक है, कब करी थी? 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना करी थी। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने सतत प्रयत्नों से सती प्रथा, बाल विवाह और कन्यावध को लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से बंद करवाया।
विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य किया। ठीक है, ये काम इन्होंने करा ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा 1830 ईस्वी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बाधक नियमों के विरुद्ध सफल आंदोलन चलाया। देश के पुनरुत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझते थे ये। और इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना करी जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। और वे एकेश्वरवादी थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भी इसके सदस्य हो जाते हैं, किंतु टैगोर से आपसी मतभेद हो जाने के कारण से उन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। ब्रह्म समाज में कई सारी बातें बताई गई। ठीक है, और मतलब जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब समाप्त होने चाहिए। बाल विवाह, सती प्रथा रोक लगानी चाहिए उस पर। विधवा विवाह का प्रचार किया, विधवा विवाह पर बल दिया। प्रार्थना में विश्वास आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है ये बताया। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, अर्थात अवतारवाद झूठा है। कर्मफल में विश्वास, जीवात्मा अमर है। सत्य की खोज में विश्वास, मूर्ति पूजा व्यर्थ है। ये तमाम प्रकार की बातें ब्रह्म समाजी मानते हैं और कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सांप्रदायिकता क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। सांप्रदायिकता की अगर बात करें तो सांप्रदायिकता जो होती है अपने समुदाय के विचार को कट्टरता के साथ पालन करने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। अर्थात सांप्रदायिकता संकीर्ण मनोवृत्ति से ग्रसित होती है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के खिलाफ व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। मतलब कि एक समुदाय जो होता है अपने समुदाय को ही महत्व देना चाहता है और दूसरे के समुदाय का ध्यान नहीं देता कि उससे अपने समुदाय को महत्व देते देते कब दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय के कब एक प्रकार से हानि हो रही या उसको बुरा लग रहा है, तो ये ध्यान में नहीं देते हैं सांप्रदायिकता वाले। तो एक समुदाय अथवा धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय अथवा धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को ही सांप्रदायिकता के रूप में व्यक्त किया जाता है या जाना जाता है। सांप्रदायिकतावाद एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें सांप्रदायिकता को आधार बना करके राजनीतिक हितों की पूर्ति करी जाती है जो सांप्रदायिक हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकतावाद में तो आप देखते हैं संप्रदायवाद में या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में राजनीति की बड़ी जबरदस्त भूमिका होती है। राजनीति के लोग जो होते हैं बहुत ही आराम से आते हैं, एक शब्द दो शब्द बोल करके और पूरे के पूरे समाज को लड़वा देते हैं। फिर बाद में उसी पर अपने नियम कायदे बना करके फिर जो है मैनेज कर लेते हैं और इससे जनता का ध्यान जो होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये है सांप्रदायिकता। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नील विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी और उनसे मतलब कि उनमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे तो कुछ किसानों की भूमि पर ठेके पर काम करते थे, यानी कुछ किसानों की भूमि को ठेके पर ले लेते थे और फिर नील की खेती करते थे। किसानों और मजदूरों से उनका व्यवहार दासों जैसा था, जो यूरोपियन थे वो लोग। ठीक है, उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वे किसानों के फसलों को जला देते थे, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके पशुओं को छीन लेते थे। तो ऐसे तमाम प्रकार के अत्याचार जो है करते थे, इसीलिए नील की खेती करने पर लोग मजबूर हो गए थे। नील की खेती करने से फसल जो होती मतलब वो जो होता है एक प्रकार से खेत वो नष्ट हो जाता है। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास जी ने किसानों को संगठित करके खेती ना करने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यह आंदोलन 12 गाँव में फैल गया। 1858 ईस्वी से लेकर के 1860 ईस्वी में यह कई जिलों में फैल गया और किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं ना दी जाए। 1960 ईस्वी में सरकार ने एक आयोग के गठन की घोषणा की, परंतु उनकी सिफारिशें जो थीं वो किसानों को स्वीकार नहीं हुई और नील की खेती बंगाल से नष्ट हो गई। तो इस तरीके से बंगाल में जो नील की खेती थी उसके विरोध में किसानों का संगठन मिल करके क्या करता है, उसका विरोध करता है और उसमें खास करके नाम आता है विष्णुचरण विश्वास जी का और दिगंबर विश्वास जी का। उन्होंने किसानों को संगठित करा और खेती ना करने के लिए मजबूर मतलब उनको तैयार किया। धीरे धीरे आंदोलन जो है 12 गाँव में फैल गया। फिर आप देखते हैं कई जिलों में फैल जाता है 1858 से 60 ईस्वी के आसपास। फिर उसके बाद में किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं ना दी जाए। तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई। फिर 1960 में क्या होता है, सरकार ने एक आयोग के गठन की घोषणा करी और
परंतु उनकी सिफारिशें भी किसानों ने स्वीकार नहीं करी। तो इस तरीके से ये था आपका नील विद्रोह। 27 नंबर प्रश्न, चंपारण का सत्याग्रह क्या था? तो यूरोपीय चंपारण के नील उत्पादक कृषकों का शोषण करते थे। जो नील उत्पादित करने वाले कृषक थे उनका शोषण करते थे कौन? यूरोपीय लोग। कहाँ पर? चंपारण में। तिनकठिया प्रणाली के तहत कृषकों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में जरूरी मनमानी कीमतों पर, मतलब कीमतों पर देनी पड़ती थी अपनी भूमि को। ठीक है, मतलब 3/20 भूमि है, मतलब भाग, वो भूमि जरूरी मतलब मनमानी तरीके से देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। किसान अपने जो है अपमान और शोषण सहने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी जी ने उनके आंदोलन का संचालन किया और अहिंसात्मक आंदोलन या मतलब अहिंसात्मक असहयोग चलाने की शिक्षा दी। और यह आंदोलन 1917 ईस्वी में प्रारंभ होता है चंपारण में, और अंततः इसको अपने आंदोलन में सफलता मिलती है। जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और इस कानून के द्वारा नील उत्पादकों के द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी गई। तो इस तरीके से ये था चंपारण का सत्याग्रह, और महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह आप मान सकते हो, चंपारण का सत्याग्रह। आगे देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की अगर बात करें तो खेड़ा के कृषकों ने बंबई सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया था। सूखे के कारण किसान जो थे मालगुजारी की माफी की मांग कर रहे थे, परंतु सरकार ना मानी। सरकार की हठधर्मिता देख करके गांधी जी ने किसानों से सत्याग्रह के लिए कहा और लगान ना देने की घोषणा करी। यह आंदोलन 1919 ईस्वी तक चलाया गया, मतलब चलता रहा, और अंत में सरकार को किसानों की मांगे माननी पड़ती है, और इस तरीके से खेड़ा आंदोलन जो था ये भी काफ़ी हद तक सफल हो गया। आगे देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न 1935 के अधिनियम के बारे में कुछ बातें बताएं। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 1935 का अधिनियम, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, आप देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके लिए? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है भारतीय संविधान की को बनाने में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया वही अधिनियम चलता रहा जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। उससे पहले 1909 का अधिनियम आया था, और 1919 का अधिनियम, मतलब उससे पहले 1919 का, और उससे पहले भी 1909 का अधिनियम आया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम की अगर बात करें तो 1935 का अधिनियम जो था वो काफ़ी लंबा और काफ़ी जटिल एक प्रकार से था। इसमें 321 धाराएं थी 1935 के अधिनियम में, 10 परिशिष्ट थे, और यह अधिनियम 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ। ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था लागू कब हुआ? तो 3 जुलाई 1936 को लागू हुआ, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि पहली बार इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विधानमंडलों के निर्वाचन हो जाते हैं। क्लियर? और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं 1935 के अधिनियम के बारे में और बातें, तो 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी कुछ इस प्रकार, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना आप देखते हैं होती है, अखिल भारतीय संघ के बारे में। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव जो था उस पर भी एक प्रकार से उसको समाप्त करके उसे केंद्र में लागू करने का जो है काम किया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय शासन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, संरक्षित और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से करता था, और हस्तांतरित विषयों के शासन के लिए गवर्नर जनरल से यह अपेक्षा की गई थी कि वह एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, जिसमें जिसमें खास करके अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे। और संरक्षित विषयों में सुरक्षा, वैदेशिक मामले आदि मुख्य विषय थे, इसमें शामिल किए गए थे, और गवर्नर जनरल को मतलब कि स्वाविवेकी शक्तियाँ प्राप्त की गई थी, और कुछ उत्तरदायित्व भी उसको सौंपे गए थे कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता की बात होती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा संरक्षण और रक्षा कवच की बात, केंद्रीय विधानमंडल का संगठन, विषयों का बंटवारा, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। मतलब भारतीय परिषद समिति की स्थापना होती है 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके स्थान पर भारत सचिव के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है, और इस परामर्शदाताओं की संख्या 3 से 6 के बीच में थी। ठीक है, इस तरीके से मतलब इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, और इस कार्य संघ की इकाइयाँ जैसे देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत के आपसी और संघ के जो साथ झगड़ा था उसका निपटारा करना था। संघीय
न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपीलें विशेष परिस्थितियों में ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार आपको देखने को मिलता है और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर बल दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश दफ्तर के अधीन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें इसमें करी जाती हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मार्लेमेंटो सुधार के बारे में कुछ चीज़ें बताएं। मार्लेमेंटो सुधार जो 1909 का अधिनियम है उसी को मार्लेमेंटो सुधार बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मार्लेमेंटो सुधार 1909 का जो अधिनियम है उसी को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन हेतु 1909 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम का भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ता है 1909 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पॉइंट आपका बढ़िया है। और 1909 का अधिनियम है, इसकी अगर बात की जाए इसमें कई सारी चीज़ें करी गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई और इस अधिनियम में आप देखते हैं कि प्रांतीय सभाओं के सदस्य अधिकांश गैर सरकारी होने थे किंतु उनकी नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होनी थी। प्रांतीय सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार पर हो। प्रांतीय सभाओं को बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय सभाएं केवल सार्वजनिक मामलों पर बहस कर सकती थीं, सैनिक और विदेशी मामलों पर नहीं कर सकती थीं। ये सारी बातें आपको मार्लेमेंटो सुधार में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में कुछ बातें बताइए, इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया और उसके मालाबार तट पर पहुंचने के साथ ही भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना का इतिहास आरंभ होता है। इसकी नीति को शांति जल की नीति अथवा नीले सागर की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है और इसका कहना था कि यह निश्चित रूप से जान लिया जाए कि जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली होंगे भारत पर हमारा अधिकार रहेगा, अगर ऐसा नहीं है तो तटीय दुर्ग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। तो इस तरीके से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था ये भारत में पुर्तगाली वायसराय जो होता है नियुक्त होता है। ठीक है, भारत में आकर के। आगे देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन की अंग्रेजों की नीति जब असफल हो जाती है तो सरकार ने भी भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों ने जब प्रेरित किया कि भाई आप कांग्रेस के विरोध में कोई संस्था का निर्माण करें, इसी उद्देश्य से अंग्रेजों के समर्थन में ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह ने दिसंबर 1906 ईस्वी को मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के समय ढाका में मुसलमानों का अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना था, मुसलमानों के स्वार्थों की रक्षा करना था। नवाब सलीमुल्लाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। ये मुस्लिम लीग को बनवाने का जो श्रेय या बनवाने का जो एक प्रकार से उद्देश्य था वो था कि भाई जो कांग्रेस थी भारतीय जो एक प्रकार से संस्था थी इसका विरोध करना और इसीलिए एक प्रकार से आप देखते हैं जब उसका विरोध किया गया जम करके, उसके बाद में क्या हुआ, जब उसका विरोध हुआ भैया भारतीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई क्योंकि कांग्रेस की जो है उस समय पावर लगातार बढ़ रही थी और उसी पावर को कम करने के लिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों लोग उसमें भाग ले रहे थे बराबर तरीके से कांग्रेस में, तो हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रहाराघात था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के संरक्षण में ही करवाया गया था। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन का प्रभाव का वर्णन करें। पुर्तगाली शासन की अगर बात की तो यद्यपि पुर्तगाली भारत में साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहे फिर भी उनके शासन का भारतीय इतिहास क्रम पर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। पहली बात ये कि पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता से डच, फ्रेंच और अंग्रेजों के भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशनल मिलता है। क्योंकि पुर्तगाली लोग आ गए तो ऐसे में डच और फ्रांस और अंग्रेजों को एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि भाई पुर्तगाली लोग गए हैं तो उन्होंने वहाँ से कमा करके लाए, हम भी चलते हैं। तो पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों से युद्ध करके जिस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित करी थी इसका इन यूरोपीय लोगों ने अनुकरण किया और उसी आधार पर अंग्रेज और ये लोग भी वही सोच रहे थे, वही सोच उनकी भी थी। दूसरी बात, पुर्तगालियों ने हस्तक्षेप के कारण मालाबार तट पर छोटे छोटे राज्य बने रहे और उनका जमोरिन के नेतृत्व में एकीकरण नहीं हो पाया। जमोरिन उस समय शासन कर रहा था यहाँ पर मालाबार तट पर। ठीक है,
छोटे छोटे राज्य उस समय फैले रहे थे, उनका नेतृत्व जो है नहीं हो पाया, एकीकरण नहीं हो सका था, इसी कारण से ये लोग सफल हुए। तीसरी बात, पुर्तगालियों ने भारतीय युद्ध में बंदूकों तथा तोपों का प्रयोग किया था। इसका भारतीय युद्ध प्रणाली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा पुर्तगालियों ने भारत तथा यूरोप के मध्य सामुद्रिक मार्ग की खोज करी। इससे भारत मतलब कि इससे भारत की मतलब इससे भारत में यूरोपीय वस्तुओं के लिए भी बाजार बना और बड़ी मात्रा में भारतीय वस्तुओं का यूरोप जाना संभव हो पाया। इसके अलावा पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक मार्गों की निश्चित सुरक्षा नीति आरंभ कर दी, जिनका अनुसरण बाद में यूरोपीय व्यापारियों ने किया। हिंद महासागर के व्यापार क्षेत्र का अन्वेषण भी किया गया था और इस क्षेत्र के मतलब जिससे इस क्षेत्र का व्यापक भौगोलिक और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से अब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यूरोपियों मतलब पुर्तगालियों के आने से भारत में। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या किया, सामाजिक सुधार, विशेष रूप से सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया। यद्यपि इसमें अधिक सफलता उनको नहीं मिलती है, तथापि इससे सामाजिक सुधारों के प्रति आवश्यकता को अनुभव किया। इसके अलावा पुर्तगीज मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू और मक्का लेकर के आए, तो ये भी एक मतलब इनका प्रभाव पड़ा। पुर्तगीज ने ही सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा संभव हो पाई। तो ये था पुर्तगाली शासन का प्रभाव जो भारत में पड़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये थे कुछ महासंग्राम वीडियो के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी महासंग्राम वीडियो तो आपने देखा। इसके अलावा मॉडल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर में जो प्रश्न बताए गए हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। चूँकि ये एक प्रकार से एक रिवीजन के तौर पर मैंने दिया, ताकि आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दिए जाएँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप फिर से सारी चीज़ों को जान पाएँ। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, और कैसी लगी वीडियो इसको बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।